राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल चारों की नजर एक साधारण पहलवान की पत्नी पर पड़ती है। नीयत गंदी होती है, लेकिन सवाल यह है सजा किसे मिलने वाली है। जिस औरत को ये चारों अपने महल की रानी बनाना चाहते थे, क्या सच में वो बेबस थी, या फिर उसी के आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं किसी और का इंतजार कर रहा था। एक एक करके जब ताकतवर लोग गायब होने लगे तो पूरे राज्य में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर वो जा कहां रहे हैं और लौट क्यों नहीं रहे। और फिर शुरू होती है एक औरत की ऐसी चाल जिसमें ताकत घुटनों पर आती है, राज ताज से उतरता है और अक्ल सबसे ऊपर बैठ जाती है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। किसान के 3 बेटे तो बहुत समझदार थे, लेकिन उसका छोटा बेटा थोड़ा कम बुद्धि वाला था। मगर उसमें एक खास बात थी, जितना वो समझ में कमजोर था, शरीर से उतना ही ताकतवर और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बेटे समझदार हैं, अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेंगे, लेकिन ये छोटा बेटा जिसकी अक्ल कम है, इसकी कमाई का मुझे सच में डर है। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि क्यों ना इसे पहलवानी सिखा दूं, वैसे भी इसका शरीर पहलवानों जैसा ही है। फिर किसान ने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे बढ़िया पहलवान वाला खाना मिलने लगा। कुछ ही समय में छोटा बेटा सच में एक ताकतवर पहलवान बन गया। समय बीतता गया। किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया, लेकिन जैसे ही विवाह हुए, तीनों बहुएं अपने छोटे देवर से जलने लगीं। मन में सोचती, ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, बस खाता रहता है, और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं, ये तो मजे ले रहा है। यही सोचकर तीनों बहुओं ने घर में अलग होने का झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुओं ने जिद पकड़ ली तो किसान ने सोचा, अब छोटे बेटे का विवाह भी कर देना चाहिए। किसी तरह किसान ने उसके लिए रिश्ता ढूंढा और छोटा बेटा भी शादीशुदा हो गया। संयोग से पहलवान की पत्नी बेहद सुंदर और समझदार निकली। आसपास के इलाके में उसके जैसी सुंदरता वाली कोई स्त्री नहीं थी। विवाह के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में झगड़ा ना रहे। अब 3 समझदार बेटे तो अच्छी कमाई करते रहे, लेकिन छोटा बेटा जिसका काम सिर्फ खाना और पहलवानी था, उसके घर में जल्दी ही पैसों की कमी होने लगी। जब खर्च पूरे न हुए तो उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हो, ऊपर से खाने में भी बढ़िया चाहिए, ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। दोनों में रोज झगड़े होने लगे, लेकिन क्योंकि पत्नी समझदार थी, उसने एक दिन सोचा और बोली, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान चौंक गया। नौकरी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं, बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ, राजा मुझे नौकरी क्यों देंगे? और दीप भी तो मैं करूँगा क्या? पत्नी ने कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा कहूँ वैसा कहना। तुम राजा के पास जाओ और बोलना कि मुझे ₹1,00,000 वाली नौकरी चाहिए, और ये मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। पत्नी ने उसे समझा बुझाकर राजा के दरबार भेज दिया। पहलवान उदास मन से दरबार पहुंचा। राजा ने उसे देखा, इतना ताकतवर आदमी, और पूछा, तुम किस लिए आए हो? पहलवान बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, क्या काम कर सकते हो? पहलवान ने वही कहा जो पत्नी ने सिखाया था। महाराज, ऐसा काम जो आपके पूरे राज्य में कोई न कर पाए, वो काम मैं कर लूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं ₹1,00,000 का वेतन लूंगा। राजा हैरान हुआ। ₹1,00,000 वाली नौकरी? मंत्री, पहले पता करो, क्या हमारे किसी पूर्वज ने ऐसी नौकरी दी है? मंत्री ने पुराने दस्तावेज निकाले और बताया, जी महाराज, आपके दादा ने भी एक बार ₹1,00,000 वाले को नौकरी दी थी। ये सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी रख लेते हैं। राजा ने पहलवान को ₹1,00,000 का कर्मचारी बना दिया और कहा, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, तब तक मेहमान घर में रहो। पहलवान राजसी मेहमान घर में खूब आराम से रहने लगा। उसी दिन से उसे ₹1,00,000 वेतन मिलने लगा। वो रोज पहलवानी करता, घूमता, खाता और सो जाता। समय बीतता गया। एक दिन राजा और मंत्री ने कहा, तुम कई दिनों से घर नहीं गए, चलो तुम्हारे घर भी देखते हैं, हम भी साथ चलेंगे। पहलवान मान गया और उन्हें लेकर अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री आए हैं, तो उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और खुद परोसा। यही वक्त था जब राजा की नजर उस पर पड़े। वो वाकई बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि राजा की अपनी रानी भी उसके सामने फीकी लगती। राजा और मंत्री भोजन कर लौट गए। राजा ने रास्ते में ही मंत्री से कहा, मंत्री जी,
पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी उसके सामने कुछ नहीं। मंत्री बोला, सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन क्या किया जाए, किस्मत किसकी कहाँ चमक जाए। किसी के भाग्य में सोना तो किसी में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, कोई तरीका बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोई न कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। और उसी दिन से राजा और मंत्री पहलवान की सुंदर पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। कुछ समय बाद महाराज की माता राजमाता अचानक बीमार पड़ गईं। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक नया वैद्य आया। उसे देखते ही मंत्री के मन में एक योजना बनी। ये वही मौका है जिससे पहलवान को उसके ही जाल में फंसाया जा सकता है। उसे याद था कि पहलवान ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। मंत्री तुरंत उस वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, यदि आप हमारे बताए अनुसार इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूं। सिक्कों का लालच सुनते ही वैद्य तैयार हो गया। बोलिए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला, राजमाता के इलाज के नाम पर राजा से ऐसी चीज मांगना जो कहीं भी न मिले। वैद्य लालच में आकर बोला, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज टटोली और बोला, महाराज, अब इनका इलाज संभव नहीं है। राजा घबरा गया। क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य बोला, राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है। राजा तुरंत बोला, बताओ वो क्या है, चाहे जैसे भी हो मैं ढूंढ लूंगा। तब वैद्य बोला, महाराज, यदि आप 4 बिलाव नाम का जानवर मंगवा दें, उनका तेल निकालकर उससे राजमाता की मालिश की जाए तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये दुर्लभ दवा अवश्य मंगवानी चाहिए। फिर उसने पूछा, ये जानवर मिलता कहाँ है। वैद्य बोला, हिमालय के घने जंगलों में। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप माता की देखभाल करते रहिए, हम किसी को भेजते हैं। राजा दरबार में गया और मंत्रियों सेनापतियों को बुलाकर बोला, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो 4 बिलाव नाम का ये जानवर ला सके। ये सुनकर कुछ समझदार लोग बोले, महाराज, ये बिलाव क्या होता है, हमने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। राजा ने जवाब दिया, ये एक विशेष प्रकार का जानवर होता है, हिमालय में रहता है। राजा के बोलते ही पूरा दरबार चुप पड़ गया, क्योंकि सच ये था कि ऐसा जानवर किसी ने कभी देखा तक नहीं था। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राजमाता को बचाने के लिए बिलाव लाना ही होगा। मंत्री तुरंत बोला, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ बिना काम किए सालों से वेतन ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा, उसे ही भेज देते। कह दीजिए 1 महीने में बिलाव लाओ, वरना फांसी। मंत्री आगे बोला, महाराज, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब। तब मंत्री ने धीरे से राजा को पूरा षड्यंत्र बता दिया। राजा बेहद खुश हुआ। वाह मंत्री जी, बहुत अच्छा उपाय, कल ही उसे भेज देंगे। अगर वो खाली हाथ लौट आया तो उसे फांसी दे देंगे और उसकी पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर पहलवान को दरबार बुलवा लिया। पहलवान पहुंचा तो राजा बोला, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, पर अब तक हमारा कोई काम नहीं किया। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। राजा ने कहा, हमें 4 बिलाव नाम के जानवर चाहिए। उनका तेल निकलवाकर राजमाता की मालिश करानी है, ताकि उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। महाराज, मुझे समझ नहीं आया, ये बिलाव क्या होता है। राजा बोला, हमें भी नहीं पता, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। बहुत सोचने के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, कुछ समय दीजिए। राजा बोला, तुम्हें 1 महीना मिलता है, अगर 4 बिलाव नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर पहलवान घबरा गया और हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, न कभी सुना न कभी देखा, ये जानवर होता भी है या नहीं। उसे याद आया कि उसकी पत्नी बहुत समझदार है, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वो सीधे अपने घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पहलवान की पत्नी ने सारी बात सुनी तो वो मन ही मन सोच में पड़ गई। ऐसा कोई जानवर दुनिया में होता ही नहीं
जरूर महाराज ने मेरे पति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत विचार करने के बाद उसने कहा, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में ऐसे बहुत से मिल जाते हैं। तुम ऐसा करो, वहीं चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं, तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर बिलाव मंगवा दूंगी। ये सुनकर पहलवान खुश हुआ और अपनी ससुराल चला गया। वहां वो आराम से रहने लगा। उधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा निश्चित रूप से उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। उसने पूरी स्थिति पहले ही भांप ली थी। उसने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवाया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागे से एक चारपाई बुनी और उस पर सुंदर बिस्तर बिछा दिया ताकि ऊपर से बिल्कुल साधारण लगे। इधर राजा ने सोचा, यही सही वक्त है, चलकर पहलवान की पत्नी को अपने प्रेम का इशारा कर देता हूँ। अगले दिन राजा पहलवान के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। पत्नी ने दरवाजा खोला। राजा को देखकर उसने कहा, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं। आप बाहर बैठिए, मैं भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। फिर उसे फुसलाने के इरादे से मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हें ठीक से नहीं रखता। वो भला क्या रखेगा, वो तो खुद पराये की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि उसकी नीयत खराब है। वो बोली, आइए महाराज, बिल्कुल आइए। आप सही कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी। आज से मैं आपके साथ रहूंगी। राजा उसकी बातों में फंस गया और उसके साथ घर के अंदर चला गया। आंगन में वही चारपाई रखी थी, कच्चे सूत की, जिसके नीचे गहरा कुआं था और ऊपर मखमल की चादर बिछी थी। पत्नी ने इशारा करके कहा, महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा चारपाई पर बैठा, धागे से बुना जाल टूट गया और राजा सीधे कुएं में गिर पड़ा। वो बुरी तरह चोटिल हो गया। राजा के गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज, अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। राजा डर गया। ये क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। 4 दिन तक राजा दरबार नहीं पहुंचा तो मंत्री को चिंता हुई। वो सोचने लगा, महाराज तो पहलवान की पत्नी के घर गए थे, जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। मंत्री भी पहलवान के घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। वो बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मंत्री बोला, महाराज से मिलने आया हूँ। वो 4 दिनों से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। पत्नी बोली, अरे नहीं, वो तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन आए थे। ये सुनते ही मंत्री मन ही मन खुश हुआ। अच्छा है महाराज नहीं है, अब मैं अपनी बात कह दूं। मंत्री बोला, देखो, पहलवान तो अब मरने ही वाला है। वो हिमालय के जंगल में गया है, जीवित लौटना संभव नहीं। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महल में रख लूंगा। पत्नी मंत्री का इरादा समझ गई। उसने फिर चाल चली और बोली, आइए मंत्री जी, अंदर बैठिए। और वो उसे उसी चारपाई की ओर ले गई जिसके नीचे 100 हाथ गहरा कुआं था। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा, वो भी सीधे कुएं में जा गिरा। उसे देखकर राजा चिल्लाया, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? महाराज, आप यहाँ कैसे गिरे? मैं तो पहलवान की पत्नी की खुशामद में आया था। अब तू भी आ गया है तो और मजा आ गया। इस तरह राजा और मंत्री दोनों कुएं में फंस गए। 2-4 दिन बीत जाने पर राजा के सेनापति को चिंता हुई। वो सोचने लगा, राजा को ढूंढने मंत्री भी गया था, वो भी अब तक लौटा नहीं। क्या दोनों पहलवान की पत्नी के पास ही अटके पड़े हैं? जाने वहां क्या कर रहे होंगे। यही सोचकर सेनापति भी पहलवान के घर पहुंचा। शाम हो गई थी। जैसे ही उसने पहलवान की सुंदर पत्नी को देखा, उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके मीठे जाल में फंस गया। पत्नी ने उसे भी अंदर बुलाया और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। जैसे ही सेनापति बैठा, चारपाई टूटी और वो भी नीचे कुएं में जा गिरा। राजा और मंत्री उसे देखकर बोले, अरे सेनापति, तुम भी आ गए? महाराज। सेनापति बोला, महाराज आप भी यही हैं? मैं तो आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, अरे तुमने ढूंढ लिया,
अब पड़े रहो यहाँ। अब तीनों सोचने लगे, हम तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, उल्टा जान ही खतरे में पड़ गई। अगले दिन राजा के कोतवाल को भी शक हुआ। वो सोचने लगा, महाराज, मंत्री और सेनापति तीनों ही क्यों नहीं लौटे? जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वापस क्यों नहीं आता? वो भी वहां पहुंच गया और बाकी लोगों की तरह वही हश्र उसका भी हुआ। चारपाई पर बैठा और सीधे कुएं में गिरा। उसे देखकर राजा हंसता हुआ बोला, कोतवाल जी, आप भी आ पहुंचे? महाराज, कोतवाल बोला, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही जो तुम यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो यहाँ। कुएं की गहराई 100 हाथ थी। गिरने से सब घायल हो चुके थे। किसी का पैर खराब, किसी का हाथ बेकार, किसी का चेहरा बिगड़ गया, किसी की आंख तक चली गई। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी नीचे भेज देती थी ताकि वे जीवित रहें, लेकिन बेहद कष्ट में। इस तरह 15 दिन तक चारों लोग कुएं में पड़े रहे। अब तो वे बीमार पड़ने लगे और मरने जैसी हालत हो गई। राजा मन ही मन सोचने लगा, यहां से निकला कैसे जाए? आखिरकार चारों ने सलाह की, चलो पहलवान की पत्नी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, फिर बाहर निकलकर इसे सबक सिखाएंगे। राजा ने आवाज लगाई, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो अवश्य बदला लेने आएंगे, इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। महाराज, वो बोली, मैं आप लोगों को बाहर निकाल दूंगी और महल भेज भी दूंगी, लेकिन एक शर्त है, जैसे मैं आपको भेजूंगी वैसे ही जाना होगा। राजा और बाकी लोग मजबूरी में उसकी शर्त मान गए। पत्नी ठीक बोली, है, 2 ठीक दिन है। रुकिए, तीसरे दिन मैं आपको आपके महल तक पहुंचा दूंगी। ये सुनकर चारों बहुत खुश हो गए। उधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठों के बच्चों को आदेश दिया, जितने हो सके चिड़ियों के पंख लाओ, कबूतर, मोर, चिड़िया जो मिले, और एक कमरे को पंखों से भर दो। 2 दिनों में वो कमरा पूरा भर गया। तीसरे दिन उसने अपने जेठों के बेटों से कहा, अब 2 क्विंटल तारकोल लाओ। तारकोल गर्म किया गया, फिर ठंडा होने पर बड़ी कढ़ाई में भर दिया गया। फिर उसने कुएं में मोटा रस्सा डलवाकर सबसे पहले राजा को बाहर निकाला। राजा को बाहर निकालकर उसने कहा, पहले इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ, फिर बगल के कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा पहले से ही अधमरा था। उसने बिना कुछ पूछे आदेश मान लिया। वो तारकोल में डूबा और फिर पंखों वाले कमरे में लेट गया और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। फिर मंत्री, सेनापति और कोतवाल चारों को भी एक एक करके ऐसे ही कुएं से निकालकर तारकोल में नहलाया गया और पंखों वाले कमरे में भेज दिया गया। अब चारों काले तारकोल में लिपटे और पंखों से ढके हुए एक अजीब सी प्राणी की तरह दिखने लगे थे। ऊपर से चोटें, बीमार शरीर, दिमाग में सिर्फ एक बात, किसी तरह महल पहुंचे, फिर इस औरत को उसकी औकात दिखाएंगे। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके में खबर भेजकर अपने पति को वापस बुला लिया। जब पहलवान घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने 4 जानवरों का इंतजाम कर दिया है। चारों बिलाव कमरे के अंदर बैठे हैं। पहलवान ने कमरे में झांक कर देखा, अंदर 4 बहुत ही विचित्र जीव बैठे थे। देखने में इंसानों जैसे, पर शरीर पूरा काला और अजीब रूप में। चारों को देखकर पहलवान बहुत खुश हुआ। पत्नी बोली, इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाओ। ये सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में कोई उपद्रव करे तो एक मोटा डंडा भी साथ ले जाना। पहलवान खुश होकर चारों को रस्सी से बांधता है और हाथ में मोटा डंडा लेकर राजमहल की ओर चल देता है। बेचारे पहले से ही घायल और कमजोर थे, ऊपर से पहलवान का डर, इसलिए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहे। जब वे पैदल पैदल महल पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। पहलवान ने सोचा, अब तो महाराज अपने सोने के कमरे में चले गए होंगे, इन्हें कल सुबह पेश करूंगा। यही सोचकर उसने चारों को एक कोठरी में बंद किया और स्वयं सोने चला गया। उधर राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति सोचने लगे कि अगर सुबह हमें दरबार में पेश कर दिया गया तो महारानी हमारा तेल निकलवाकर राजमाता का इलाज करा देंगी। पहले पहचान लिए गए तो पूरे नगर में हंसी उड़ जाएगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अचानक राजा बोला, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे सोने के कमरे तक जाती है। तुम लोग ये पत्थर उठाओ और मुझे सुरंग में उतार दो। चारों ने जोर लगाकर पत्थर हटाया और राजा को नीचे उतार दिया।
राजा सुरंग से अपने सोने के कक्ष तक पहुंचा। कमरे में घुसते ही जोर से आवाज लगाई। रानी बाहर निकली और उस विचित्र रूप को देखकर घबरा गई। राजा के पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा प्राणी उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो चीख पड़ी। चीख सुनते ही नौकर, दास दासी, सैनिक सब इकट्ठा हुए और उस अजीब जीव की पिटाई शुरू कर दी। मारो मारो, कौन सा जानवर महल में घुस आया? राजा चिल्लाते रहे, मत मारो, मैं महाराज हूँ। लेकिन कोई न रुका। काफी देर मार खाने के बाद रानी ने उनकी आवाज पहचान ली। सबको बाहर भेजकर उसने पूछा, यदि आप सच में महाराज हैं, तो ये क्या हाल बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ, मुझे नहाने का घर दिखाओ और मिट्टी का तेल मंगवाओ, जल्दी। रानी ने सेवकों से मिट्टी का तेल मंगवाया। राजा ने उससे नहाकर अपने असली रूप में वापसी पाई। रात को आराम से सोया और सुबह शाही कपड़े पहनकर फिर दरबार में आकर बैठ गया। अगली सुबह पहलवान जागा और सबसे पहले कोठरी में गया। अंदर देखा तो 4 बिलाव में से एक गायब था। अब वहां सिर्फ 3 ही थे। वो गुस्से में डंडा उठाकर बोला, बताओ चौथा कहाँ गया? भाई हमें मत मारो, हम सब बता देंगे। जल्दी बोलो, महाराज को पता चला तो हमें फांसी लगेगी। देखो, जब राजा तुमसे पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम कहना, महाराज हमें सब पता है, ज्यादा पूछताछ करोगे तो आपकी पोल खोल देंगे। तब राजा डर जाएगा और कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान को राहत मिली और वो तीनों को लेकर दरबार में पहुंच गया। दरबार में उन्हें देखकर सभी दरबारी हैरान। इतने विचित्र जीव उन्होंने कभी नहीं देखे थे। राजा बोला, मैंने तुमसे 4 मंगवाए थे, ये तो 3 ही हैं। चौथा कहाँ है? अभी फांसी दे दूंगा। पहलवान बोला, महाराज ज्यादा मत बोलिए, मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। लगता है इसे सब पता चल गया। राजा चुपचाप तीनों को ले गया और बोला, जाओ, नहा धोकर साफ होकर दरबार में आओ। तीनों अपने अपने घर गए। मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हुए, फिर राजसी कपड़े पहनकर अपने सच्ची रूप में लौट आए। फिर दरबार की कार्यवाही रोककर चारों आपस में सोचने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना रखते तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता। ये बात हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगर बदला लेने गए तो बात महारानी तक पहुंच जाएगी और नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी नीयत गंदी होती है उसके सामने ताकत, पद और राजपाट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अक्ल और धैर्य से काम लेने वाला, कमजोर दिखने वाला इंसान भी सबसे ताकतवर को घुटनों पर ला सकता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।